हेलो एवरीवन। ठीक है, जैसा कि आपका सिविल सेवा पे मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह है। ठीक है, तो आपने पहले पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको पहले शुरू कर लीजिएगा। मैंने साइंस का पहला लेक्चर डाल दिया था। दूसरा लेक्चर मैकेनिक्स के ऊपर मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैकेनिक्स के ऊपर होगा। और ये मैकेनिक्स में देखिए, जो मास होते हैं, मोशन होते हैं, फोर्स होते हैं, एक्सेलरेशन होते हैं, मोमेंटम, वर्क, पावर, और इन सब पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक है। ज़्यादा नहीं, देखिए एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक उतना नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं। तो उस पे हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे, और मेजॉरिटी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आप ये जान लीजिए कि ये जो लेक्चर है ये टोटली डेडिकेटेड है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, खासकर वनडे एग्जाम जो होते हैं, यूपीएससी छोड़ करके, स्टेट पीसीएस हुए, ईपीएफओ हुआ, और कोई भी एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम है उनके लिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल के भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जैसा कि शुरू करते हैं इस लेक्चर को, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इज इनहेल द डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आईएएस का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखिए, ये बात कर रहा है कि एक मैन है, ठीक है, और वो बैलेंसिंग पे है, मतलब वो सांस ले रहा है डीपली। ठीक है, अब वो उस समय पे उसका बैलेंस क्या होगा, मतलब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो देखिए, ऐसे कंडीशन में हमेशा बैलेंस इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? जब वो मतलब बैलेंस को बनाते हैं, तो मतलब कि जो एयर लेते हैं, वो एयर करीब 1.5 ग्राम की लगभग की जाती है, जिसके बाद वो बैलेंस को मेंटेन करने में उनको मदद मिलती है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि बैलेंसिंग के समय पे जो रीडिंग होती है वो बैलेंस इनकी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। द रीडिंग ऑफ द बैलेंस इंक्रीज इफ द पर्सन इनहेल। ठीक है, सांस अगर अंतर लेगा, 1 लीटर एयर विल 1.5 ग्राम, और 4.8 लीटर ब्रेथ एवरेज वाइटल कैपेसिटी होती है मेल की, अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम में, मतलब 6 ग्राम के अराउंड होता है। ठीक है, तो वो मास को मैनेज करने में टाइम लगता है। जैसे आप कहीं भी हैं बैलेंस करने के लिए, जब आप सांस लेते हैं तो आपका मास बढ़ता है, मास बढ़ता है तो इट्स ऑब्वियस कि आप बैलेंसिंग आपकी अच्छी होगी, तो वो इंक्रीज होगा बैलेंसिंग। ठीक है, रीडिंग आपकी जो होगी वो बैलेंसिंग इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आपको हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं फिजिक्स में, जिसमें कि लगभग लगभग जितने भी यूनिट है इन्हीं दो चीजों में डिस्क्राइब है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कि डिफाइन हो मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कोई नंबर 1 2 3 समथिंग कुछ भी, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस स्पीड है। ठीक है, ऐसे चीजें होती है ना। तो इस मतलब वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर की, तो वो जो 5 डिसाइड कर रहा है, ये बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी पता चल रही है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर बस मैग्नीट्यूड पता चल रही है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें से कौन सा है जिसमें बस मैग्नीट्यूड पता चलता है। और इसमें से कौन सा है जिसमें बस मैग्नीट्यूड पता चलता है, और बाकी तीन ऐसे होंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और वो दोनों होगा। तो चलिए मैं डिस्प्लेसमेंट से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से कोई चला, यहाँ से लेते हुए यहाँ चला, मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है। ठीक है, अब ये तो डिस्टेंस हो गया ए बी सी, मतलब ए बी प्लस बी सी जो होगा ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो ए सी है, डायरेक्ट अगर ए सी की बात की जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर ए बी में देखेंगे तो डायरेक्शन की दिक्कत है, ये पहले इधर जाएगा, नॉर्थ जा रहा है, फिर वहां से ईस्ट जा रहा है, तो ये परफेक्टली डायरेक्शन डिजाइन नहीं है। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और मैग्नीट्यूड तो होगा, मान लीजिए ये 3 चला, ये 4 चला, तो ये 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर प्लस मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन भी पता होगा कि ए से सी में इधर जा रहा है इस तरफ, मतलब कि अगर मान लीजिए बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड भी चल रहा है, इसमें डायरेक्शन भी चल रहा है। जब दोनों चल रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। वेलोसिटी में भी सिमिलरली यही होता है कि जब डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो स्पीड आ जाता है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो वेलोसिटी आती है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है उसमें भी, जब इसमें देखिए, जब इसमें डायरेक्शन है तो उसमें भी डायरेक्शन की बात करनी होगी, और डायरेक्शन की बात करें 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्स के साथ भी ऐसा ही है। फोर्स जैसे न्यूटन होता है, 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन फोर्स लगता है। हाँ, F=ma होता है, आपको पता होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब मास में मैग्नीट्यूड होता है। अब किसी चीज़ में मैग्नीट्यूड है और एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस है कि डायरेक्शन पता चलेगा ही। और फोर्स आप किस साइड में लगा रहे हैं? मान लीजिए आपने ये बॉक्स पुश किया, आपने इस साइड, तो पुश कर रहे हैं तो आपको पता है ना इस साइड पुश कर रहे हैं। जब इस साइड पुश कर रहे हैं या इस साइड पुल कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियस है, पता है कि डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है।
अब वॉल्यूम में क्या होता है ना, वॉल्यूम में डायरेक्शन नहीं होता है कोई। अब 5 लीटर को ये थोड़ी बोलता है 5 लीटर ईस्ट 5 लीटर वेस्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम होगा इसका आंसर, ये है स्केलर क्वांटिटी। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी अच्छे से कोशिश की इस चीज को बताने के लिए। देखिए आंसर है डी। आप इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें इसमें मिलेंगी। और दो चैनल मैंने उसको वो किया है, एक तो एक पे आपको क्विज मिलेगा और एक पे आपको पीडीएफ वोडीएफ मिलेंगे। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। अब देखिए न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं, ठीक है। पहला होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दूसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और तीसरा होता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। और बहुत ही इजी था ये, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये बहुत मतलब इसका अगर एग्जांपल देना हो तो जैसे बस में आप बैठे हैं, बस में बैठे हैं, एक से बस चल देती है, या मतलब ब्रेक मार देती है, तो जो आप धक्का खाते हैं वही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसमें होता क्या है, इनर्शिया कभी कभी मतलब जैसे आप इनर्शिया मतलब आप आदमी है बस में बैठे हैं, ठीक है, और आप रेस्ट में हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब बस चलने लगती है तो आप बस की स्पीड के बराबर चलने लगते हैं। आपकी जैसे बस की स्पीड मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपकी भी स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटा चलती रहती है। अब होता क्या है, सडन बस ने ब्रेक मारा, जब सडन बस ने ब्रेक लगाया तो आपकी स्पीड तो, बस की स्पीड स्लो हो गई, लेकिन आपकी स्पीड 50 पे 50 ही रहती है, इसलिए आप आगे जाके लड़ जाते हैं, आगे की जो भी दीवार होती है या सीट होती है उससे आप भिड़ जाते हैं। तो इस वजह से इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया करते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड पे ब्रेक नहीं लगा रहता है, आप तो 50 किलोमीटर पे ही चल रहे हैं, बस ने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लिया, 20 कर लिया ब्रेक लगा के, ठीक है। तो वो 30 की वजह से आप आगे चले जाते हैं, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत अच्छा है, असर्जन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये काफी फेवरेट टॉपिक होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रॉपर propel himself by whistling, ठीक है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। अब इसमें पूछ रहा है कि देखिए पहला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अगर आदमी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है तो खड़े होने में उसको दिक्कत होगी, वो फिसले उछलेगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है। फ्रिक्शन कहाँ, जैसे मान लो फ्रिक्शन क्या होता है, कीचड़ है एकदम प्लेन, लोग स्लिप कर जाते हैं। क्यों स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं होता है। कुछ चीज़ आपको रोकेगी तभी तो, अगर आप पैदल चल रहे हैं फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो आप गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएगा आपका। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज, ठीक है, इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज, ये भी सही बात है। अब जब दोनों सही है तो ये पूछ रहा है कि इसमें सही दो, इसका रीजन है कि नहीं। देखिए जब ऐसे सेंटेंस हो बीच में बिकॉज लगा के चेक कर लीजिए कि अगर बिकॉज का आंसर मिल रहा है तब तो ठीक है। मैन स्टैंडिंग इज अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हिstling बिकॉज इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, कहीं से ये जरूरत ही नहीं नो एक्सटर्नल फोर्स की, तो बिकॉज तो नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों इंडिविजुअली सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी drawn by choosing the correct conclusion. स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन द स्टार्टिंग अ लोड कार्ट वन हैज टू पुश, ठीक है, हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। अब इसका मतलब समझिएगा, फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन स्टार्टिंग एक लोड कार्डेड है, मतलब एक मान लीजिए बैलगाड़ी है, वन हैज टू पुश, एक आदमी उसको हार्डर पुश कर रहा है, देन टू कीप इट मूविंग, उसको मूव करने के लिए। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कंक्लूजन इसका होगा द वेट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस। ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो ज्यादा होगा, आदमी के पास ज्यादा ताकत होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हील टेंड टू स्लिप इनिशियली, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग, ये सही है। देखिए ऐसा सी क्यों होगा कि देखिए देखिए जब फ्रिक्शन कम होगा तभी वो आदमी ढकेल पाएगा, अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हुआ तो रोक देगा। मान लीजिए एक कार्ट है, ठीक है, अब कार्ट पे यहाँ पे कुछ ऐसा लग गया है, अब वो थोड़ी आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर यही थोड़ा कुछ रहेगा ना तो वो बढ़ने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो यही चीज ये कहना चाह रहा है। अब फ्रिक्शन का मतलब आपको समझ में आएगा कि देखिए बिना फ्रिक्शन के ना, अगर फ्रिक्शन नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन वो थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं कर सकता, मतलब मूवमेंट क्या, वो फिसलता ही रहेगा, चलेगा नहीं। जैसे टायर है, कभी देखें, अब अगर टायर में कटिंग ना रहे तो गाड़ी फिर स्लिप करने लगती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन लेस हो जाती है। इसीलिए टायर में कटिंग्स होते हैं, जो कट्स होते हैं, ठीक है, उस तरह से आप समझिए फ्रिक्शन जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोगों को लगता है फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन के बिना चल नहीं सकती चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, मैंने अभी न्यूटन्स का थर्ड लॉ बताया था कि फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें होता क्या, जैसे क्रिकेटर होते हैं, कैच लेते हैं फील्डिंग करते समय, क्रिकेट सब लोग देखते हैं इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया। न्यूटन का होता है तो ये आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन मैं इसका एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि क्रिकेटर होते हैं, अब मान लो ये बॉल आई, अब ये कैच लेना हुआ इसको, तो वो कैच को पीछे की तरफ लेता है, खींचता है अपने हाथ को, तो जितनी स्पीड से बॉल आती है उसका स्पीड थोड़ा सा वो स्लो कर लेता है पकड़ के, और उसको हाथ में चोट नहीं लगती है। जैसे आपने दीवार पे बॉल मारी, फिर उसी स्पीड से वापस भी आती है बॉल।
तो कारण यही है, जितना आप ताकत लगाएं उतना ही स्पीड से ये गया पीछे भी। ठीक है, वही होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। किसी पे आप जितना ताकत लगाएंगे वो भी उतना ही ताकत आप पे लगाएगा। तो न्यूटन था इसका आंसर। साइकिल एंड कार यूज बॉल बियर बिकॉज। ठीक है, ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। साइकिल एंड कार यूज बॉल बियर बिकॉज। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें देखिए मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज इंक्रीज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज इंक्रीज, ये भी नहीं है। द इफेक्ट एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस, ये सही है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है दोनों के बीच का, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आंसर सी होगा इसका। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, जिसको अगर नहीं समझ में आया वो क्वेरी के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है। और आप कमेंट भाई करिए, आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि इसके बाद जब आपको लेबर लॉ पढ़ाया जाएगा और ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, देखिए क्रैश कोर्स की तरह है। इसको एमसीक्यू के थ्रू आप लेते जाइए, एक बार देखते जाइए, 2x पे लगा के 2x पे लगा लिया करिए वीडियो को और सुन लिया करिए। ना आए दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, जितना सुनेंगे उतना जल्दी आपको ये चीज़ें याद होंगी। एन ऑयल टैंकर इज अ पार्सली फिल्ड विद द ऑयल मूवर फॉरवर्डेड लेवल रोड एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये भी देखिए बहुत अच्छा है। द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल देन। अब फ्री सरफेस ऑयल का क्या होगा। अब देखिए रिमेन हॉरिजॉन्टल, ऑब्वियस नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि उसी तरह रहेगा। इट इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल विथ स्मॉलर डेप्थ। ठीक है, ये गलत बात है, स्मॉलर डेप्थ नहीं, थोड़ा लार्जर लार्जर डेप्थ होगा। ठीक है, लार्जर डेप्थ होने का भी कारण है। तो आंसर होगा इसका सी, क्योंकि जब देखिए ऑयल टैंकर है मूव करेगा फॉरवर्ड करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा डेप्थ चाहिए होगा, क्योंकि नहीं तो एक्सेलरेट कैसे होगा। जब तक डेप्थ, थोड़ा डेप्थ होगा तो एक्सेलरेट कैसे करेगा, यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगा। एक्सेलरेशन चाहिए लार्जर डेप्थ के लिए। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन पूछा है, अ बैट्समैन हिट अ बॉल क्रिकेट बॉल विद द देन रोल ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स। ठीक है, अब वो कह रहा है एक बैट्समैन ने शॉट मारा क्रिकेट का, वो बॉल रोल करने लगा लेवल ग्राउंड पे, आफ्टर कवरिंग कुछ डिस्टेंस करने के बाद बॉल कम्स एट रेस्ट, मतलब बॉल रुक गई। अब मैं आपने चौका मारा मान लीजिए, जाते जाते बाउंड्री पे, कभी नहीं ग्राउंड स्लो होता है तो जाके रुक जाता है, उसी की बात कर रहा है। द बॉल स्लो टू स्टॉप बिकॉज, क्यों बॉल स्टॉप हो गई। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो अपनी ताकत से आदमी ने मारा होगा जिस बैट्समैन ने मारा होगा। ठीक है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देयर इज अ फोर्स ऑन अ बॉल अपोजिंग द मोशन, यही बात है। मैंने बोला था ना, ये एक फोर्स होता है जो कि आपको अपोज भी करता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स भी करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। एक फ्रिक्शन उस पर लगता रहता है जिसके कारण बॉल धीरे 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 जाके स्लो हो जाती है और रुक जाती है। नहीं तो ऐसे नहीं, अगर फ्रिक्शन ना हो तो चलती नहीं रहेगी, कहीं रुकेगी नहीं, उसकी स्पीड ही नहीं कम होती। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। मैंने फ्रिक्शन की बात की थी, फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसके कारण बॉल धीरे धीरे रुक जाती है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है वॉशिंग मशीन पे, किस पे, ये बीपीएससी में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में एसएससी में भी पूछा एग्जाम में। ठीक है, इसका होगा सेंट्रीफ्यूगल। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके कारण की वॉशिंग प्रिंसिपल काम करता है। अब कैसे काम करता है, जैसे ये है, देखते हैं गोल 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 करता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल, इसी सेंटर के अंतर्गत वो मूविंग करता रहता है और वो वॉश होता रहता है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाई चर्निंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये भी देखिए मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा है, ये भी सेंट्रीफ्यूगल ही होगा इसका भी आंसर। ये भी सेम वही प्रोसेस होता है क्रीम निकालने का, नहीं देखते मथनी से लोग मथते रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रीम निकलने लगता है और वो घी बन जाता है, तो वही प्रोसेस होता है, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अब इस टॉपिक पे इतना ही क्वेश्चन था, होप कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग मस्त होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि आप लोग के लिए फ्री अगर मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो बस यही मोटिवेशन चाहिए कि मैक्सिमम लोग तक ये पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें टेलीग्राम चैनल को और वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।